अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है कराची से राहील ने। राहील कहते हैं ये कहानी उस वक्त की है जब मैं उम्र में 16 साल का था और हम कराची से लाहौर शिफ्ट हुए थे। आज मेरी अपनी उम्र 65 साल हो चुकी है, लेकिन आज भी मैं इस कहानी को सोचता हूँ, आंखें बंद करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कल का गुजरा हुआ कोई पल हो और सब कुछ मेरी आंखों के सामने ऐसे ही आ जाता है जैसे अभी से सब कुछ फिर से वैसा होने लगा हो। मेरे वाले साहब एक कारोबारी शख्सियत थे। हम टोटल 3 बहन भाई थे। सबसे बड़ा 16 साल का मैं था और मुझसे छोटी 12 साल की मेरी एक बहन जिसका नाम शाजिया था और उससे छोटी 10 साल की बहन शबाना। हमारे पास खुदा का दिया सब कुछ था, तो कारोबार के ही सिलसिले में हमारे वाले साहब कराची से लाहौर शिफ्ट हो गए। पहले वो कराची से ही लाहौर कारोबार इस तरह का कर रहे थे कि उनको आहिस्ता आहिस्ता लगना शुरू हो गया कि मुझे लाहौर ही शिफ्ट हो जाना चाहिए और वहीं से ही सामान ख़रीद के कराची सप्लाई देनी चाहिए। सो हम अपना सब कुछ वहाँ बेच के, मकान और जो कुछ भी वाले साहब की जायदाद थी सब कुछ बेच के वो लाहौर आ गए। आते ही उन्होंने अपना एक घर किराए पर लिया और एक मकान की तलाश शुरू कर दी जिसको वो ख़रीद सके। ये उनका रियल नाम है राहील, जिन्होंने कहानी भेजी है, जिनकी उम्र 65 साल है। तो इस कहानी से जुड़ी कुछ बातें मेरे पास भी हैं राहील साहब। आज जब मैं आपकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ तो इसी कहानी से जुड़ी कोई बातें प्रोग्राम के कहानी के एंड में मैं बताऊंगा। वो कहते हैं हम एक छोटे से किराए के घर में इसलिए फौरी तौर पे शिफ्ट हो गए थे कि रहने के लिए एक छत चाहिए थी और हम अपना घर ढूंढना चाह रहे थे। फौरी तौर पे लाहौर पहुंचते ही जो घर मिला वो हमने ले लिया। उसको इतना सेट भी नहीं किया क्योंकि वाले साहब की ख्वाहिश थी कि बस अभी चंद दिन या महीने गुजारने हैं, जैसे ही हमारा नया घर मिल जाएगा हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। आखिरकार वाले साहब को एक बड़ा सा घर मिल गया। वो बहुत ही सस्ता मिल रहा था। उन्होंने फौरी तौर पे उस घर को ख़रीद लिया। राहील कहते हैं मैं पहली दफ़ा जब उस घर की अंदर दाखिल हुआ, ये एक गली थी जिसके अंदर आप एक दाखिल होते लाहौर अंदरून शहर के अंदर बनी हुई ये एक बहुत बड़ी हवेली थी। इसकी आप जब गली के अंदर दाखिल होते हैं तो बिल्कुल चलते चलते आखिर में गली जाके बिल्कुल बंद हो जाती है और जहाँ पे गली बंद होती है उसके राइट साइड पे एक दरवाज़ा था। उस दरवाजे से दाखिल होते ही आप हवेली में दाखिल हो जाते थे। लेकिन उस गली से खड़े होकर आप हवेली को देखें तो आपकी आंखें हैरान रह जाती हैं कि इतनी बड़ी हवेली एक गली के अंदर क्यों बनाई गई। वाले साहब जब उस हवेली को लेन देन कर रहे थे, खरीदना चाह रहे थे, तो वो हैरान इस बात पे थे कि इस हवेली की कीमत इतनी कम क्यों लगाई गई है। हाँ, वो एक पुरानी बनी हुई हवेली थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बने हुए कमरे थे और ये वो वक्त भी ऐसा वक्त था जब जायदाद इतनी महंगी नहीं मिलती थी। ख़रीदने आप आते तो बहुत सस्ते पैसों में मिल जाती थी, लेकिन वो जितने बड़ी जगह पे हवेली बनी हुई थी उसकी कीमत उतनी नहीं थी। तो जब पहली दफ़ा हमारे वाले साहब उस हवेली को देखने के लिए गए तो कुछ लोगों ने उनको इस अंदाज में घूरा कि ये आप क्या करने जा रहे हैं। वाले साहब उनकी नाकों को समझ ना सके कि ये मुझे इस अंदाज में क्यों देख रहे हैं। अब गली के लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ये हवेली जो काफ़ी अरसे से बंद पड़ी हुई थी ये कोई ख़रीदने जा रहा है, कोई उसको देखने आया है। तो गली के लोग वहाँ से गुज़रते हुए मेरे वाले साहब को एक ऐसी निगाह से देखते और आगे बढ़ जाते। खैर, जिस दिन हवेली ख़रीद ली गई और हम लोग पहले दिन उस हवेली के दरवाजे के सामने खड़े थे तो मैंने बाहर से खड़े होकर हवेली को देखा तो शानदार हवेली देख के मैं हैरान रह गया। दरवाज़ा खोल के जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं
तो एक बहुत बड़ा सहन आपका इस्तकबाल करता है। उस सहन के बिल्कुल दरमियान में एक दरख्त लगा हुआ था जिसकी छांव उस सहन को छांव करके रहती थी। लेकिन वो इतना बड़ा सहन था कि पहली दफा राहील कहते हैं मैं भी हैरान रह गया था उसको देख के कि इतनी छोटी सी गली के अंदर इतना बड़ा घर बना दिया गया। लेकिन उस वक्त के जो शायद लोग थे उनके पास गाड़ी वगैरह नहीं थी, तभी उन्होंने इस तरह की हवेली बनाई थी, वरना हवेलियों में तो गाड़ियां होती हैं। इस गली में तो तांगा भी नहीं आ सकता था। उस बड़े से सहन के देखने के बाद आपके सामने एक कमरों की बड़ी सी कतार नजर आती है। आपके लेफ्ट साइड पे भी कमरे बने हुए हैं, आपके राइट साइड पे भी कमरे बने हुए हैं और आपके बिल्कुल सामने भी कमरे बने हुए हैं और इन कमरों के ऊपर भी कमरे बने हुए हैं। ये हवेली 2 मंजिला थी। नीचे 3 अतराफ में कमरे और ऊपर भी 3 अतराफ में कमरे, लेकिन उसकी बालकनी जो ऊपर कमरों की बनी हुई थी ऐसे जैसे नवाबों के यहाँ बालकनी होती थी कि वो अपने कमरे से निकल के लकड़ी के उस बने हुए एरिया को जिसको बालकनी कहते थे, बैठते थे, चाय पीते थे, गपशप करते थे। वहाँ 2-3 लोग आराम से बैठ सकते थे और नीचे भी तकरीबन 15-20 के करीब कमरे थे और ऊपर भी तकरीबन इतने ही कमरे थे। और जो नीचे वाला पोर्शन था बिल्कुल सामने की तरफ जो कमरे बने हुए थे उन्हीं के बीच में एक सीढ़ी बनी हुई थी जो चढ़ के आप ऊपर वाले पोर्शन में जाते थे। जब हम लोग पहली दफा इस घर के इस हवेली के अंदर दाखिल हुए तो हमें अंदाजा हुआ काफी अरसे से ये हवेली बंद पड़ी है। जिससे खरीदी गई थी उसने बताया था कि मालिक मकान काफी अरसे से बेचना चाहते थे, काफी लोग किराए पे लेना चाहते थे, लेकिन वो किराए पे नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे जो भी इसको खरीदना चाहेगा बस मैं उसको बेच दूंगा। वो यहां से कहीं और शहर जाना चाहते हैं। यूं वाले साहब ने उस जबरदस्त सी हवेली को खरीद लिया और हम लोग भी बहुत खुश थे। हमने नीचे वाला पोर्शन अपने लिए सेट कर लिया। वो इतने ज्यादा कमरे थे कि हम भी हैरान थे कि हम इन कमरों का क्या करेंगे। हम टोटल इस घर के अंदर 5 लोग थे जो रहने के लिए आए थे, जिन्होंने ये हवेली को खरीदा था। 2 हमारे वालिदैन और 3 उनके बच्चे, राहील, शाजिया और सबसे छोटी शबाना। अब वो जो हमारा सामान था हमने सेट करना शुरू कर दिया। नीचे वाले काफ़ी कमरे हमने सेट कर दिए और ऊपर सीढ़ियां चढ़ के भी वालदा ने कुछ कमरे सेट कर दिए। अब हमारा घर सेट हो चुका था। वाले साहब जो टाइम दे रहे थे, काफ़ी मजदूर भी बुला के लाए थे जो सेटिंग करवा रहे थे। नया सामान हमने ख़रीदा, वो डाला उसके अंदर। वो हवेली जो कभी बंद होती थी अब बिल्कुल रोशन हो चुकी थी। अब उसके अंदर चहल पहल थी। वहीं वाले साहब एक दिन नाश्ता करके काम के लिए रवाना हो गए और मुझे भी अब बाहर निकलना था। तो उसी वक्त वाले साहब जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे से लगता था वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। हाथ में उसने एक डंडा पकड़ा हुआ था जिसका सहारा लेके वो खड़ी थी, यानी वो बैसाखी थी उसका डंडा जिसका सहारा लेके वो सीधी खड़ी हो पा रही थी, वरना अगर उसके हाथ में वो डंडा ना हो तो वो बैठ जाए। वाले साहब ने दरवाजे पे जैसे उसको खड़ा देखा तो एकदम चौंक गए, जैसे वो पहले से ही वहाँ पे खड़ी हो। तो वो बोले, हाँ अम्मा, क्या कहना है, खैरियत है? तो वो चुप करके मेरे वाले साहब को देखती रही। वाले साहब अजीब से हो गए, बोली, मुझे अंदर आना है। वाले साहब जो काम के लिए उनको देर हो रही थी, पता नहीं क्यों चौंक से गए और रास्ता इस अंदाज में उसको दे दिया कि आओ अंदर दाखिल हो। वो अपनी उस लकड़ी के सहारे ठक ठक करती हुई अंदर दाखिल हो गई और जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई तो फिर से हवेली को इस तरह घूरना शुरू हो गई जैसे उस हवेली के कुछ यादें उसके साथ जुड़ी हों। वाले साहब जो खड़े थे वो भी चलते हुए वापस घर के अंदर आ गए और उस औरत को देखते हुए बोले, अम्मा सब खैरियत है ना, क्या चाहिए आपको, बताइए, मैं आपकी मदद करता हूं। वो खामोशी के साथ अपनी गर्दन को घुमाए हवेली को इधर उधर देखती रही और उसके बाद उसने हमारी वालदा को देखा और उसके बाद शाजिया और शबाना को देखा और उसके बाद मेरे वाले साहब की तरफ मुड़ी और कहा, तूने इस हवेली को क्यों खरीदा है?
वाले साहब चौंक से गए और बोले, क्या मतलब है इस बात का? वो बोली, तुझे किसी ने नहीं बताया इस हवेली के बारे में? वाले साहब ने कहा, हाँ, कुछ लोगों ने एक अजीबोगरीब सी बातें की थी। मेरे वाले साहब के बारे में जो उन्होंने, मैं एक बात भूल गया, हमारे वाले साहब कारोबारी शख्सियत तो थे, लेकिन 5 वक्त के नमाजी थे, नमाजी, परहेजी, इबादत गुजार शख्स थे, अल्लाह के अहकामात को पूरा करते थे। मतलब 5 नमाजें भी, और रात को कभी कभी तहज्जुद भी पढ़ लेते थे। तो वो बूढ़ी औरत जब बोल रही थी तो वाले साहब बोले, हाँ, कुछ लोगों ने एक अजीबोगरीब सी बातें की थी, लेकिन मुझे उन बातों पे कभी वो नहीं हुआ। आप कहना क्या चाहती हैं, कहिए, बताइए। तो वो वाले साहब की तरफ देखकर बोली, तुझे ये हवेली नहीं लेनी चाहिए थी। वाले साहब ने कहा, अम्मा, एक कैसी बातें कर रही हैं? बच्चे भी परेशान हो रहे थे कि क्यों नहीं लेनी चाहिए थी, आप मुझे खुल के बताइए क्या बात है। तो वो बोली, नहीं, ये हवेली नहीं लेनी चाहिए। मेरे वाले साहब बोले, अम्मा, आप कहां से आई हैं? क्या आप यहीं कहीं रहती हैं? तो वो बोली, हाँ, इससे जो पीछे वाली गली है उसी गली में रहती हूं, लेकिन मेरा इस घर से कुछ लेना देना है। बस तुझसे इतना कहूंगी, जितनी जल्दी हो इस हवेली को बेच दे। इस हवेली का बंद रहना ही ठीक है। तूने बहुत बड़ी भूल की है इस हवेली को खरीद के। मेरे वाले साहब मुस्कुराए और बोले, अम्मा, जैसे कहा ना मैंने आपको, मैं इन बातों पे वहम नहीं करता, मेरा अल्लाह पे बहुत यकीन है, मैं इन बातों को नहीं मानता होता। लोगों ने भी इसी तरह की ही कुछ बातें की थी, लेकिन मेरे रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, मुझे सस्ती मिल रही थी, मैंने ख़रीद ली। बाकी मेरी अल्लाह के ज़ात पे पूरा यकीन है, मैं घबराने वालों में से नहीं हूँ। हम कुछ भी नहीं समझ पा रहे, रहील कह रहा है। वो मुड़ी और मेरे वाले साहब को देख के कहा, ठीक है, मेरी ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी, और जब मेरी ज़रूरत पड़े तो जो पीछे वाली गली है उसके बिल्कुल कोने पे जो घर है, इसी घर के बिल्कुल सामने बनता है, उसी घर में मैं रहती हूँ, ज़रूर आ जाना मेरे पास, चलती हूँ। ये कहा और वहाँ से चल पड़ी। वाले साहब उनको खड़ा देखते रहे। जब वो वहाँ से गुजर गई तो वो बोले कि पता नहीं कैसी एक अम्मा आ गई, क्या बातें करी। खैर, आप लोग परेशान ना हो, ओके, मैं चलता हूँ। वाले साहब चले गए। मुझे भी निकलना था, लेकिन मेरी वालिदा के चेहरे पे एक परेशानी सी छा गई। कभी वाले साहब शाम को आते थे, कभी रात को आते थे, लेट हो जाते थे। उस रात जब आए, वालिदा इंतज़ार कर रही थी। जैसे पहुँचे तो वो वालिदा उनसे पूछने लगी, आपने मुझे वो बातें नहीं बताई जो वो बुढ़िया कह के गई हैं, जिस तरह आप इशारों में बातें कर रहे थे, मुझे सुनना है उन बातों को। क्या है इस हवेली में, क्या इस हवेली की ऐसी बात है? तो वाले साहब बोले कि जब मैं ये हवेली ले रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने इस तरह की बात की थी कि ये हवेली जिन्नात का मस्कन है, आप इस हवेली को ना लीजिए। तो मैंने उनसे कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा इस हवेली को। मैं आया, मैंने इस पूरी हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा, ऊपर नीचे जितने भी कमरे थे सारे कमरे खोल खोल के देखे। वहाँ पे तो मुझे कोई भी ऐसी बात नहीं नजर आई। बिल्कुल एक नॉर्मल सी हवेली है, एक बड़ा सा बना हुआ घर है जो गली के अंदर बना हुआ है, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने जब अच्छी तरीके छानबीन कर ली तो मैंने फैसला कर दिया कि नहीं, मुझे इसको ख़रीदना है, और तब मैंने इसको ख़रीद लिया। ये इस तरह की बातें लोगों ने फैलाई होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कितने दिनों से रह रहे हैं, क्या हुआ है? बीवी ने कहा, हाँ, मुझे भी तो कुछ ऐसा महसूस तो नहीं हुआ। तो उसने कहा, बस लोगों का वहम होता है, लोगों ने किसी की प्रॉपर्टी को ख़राब करने के लिए कि खुद ख़रीद सकें ऐसी बातें कर देते हैं, वहम वाली, लोग डर जाएं और फिर वो औने पौने बेचारे बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। मुझे भी तो शायद सस्ती इसलिए मिली है, वो बेचारा डरा हुआ था कि किसी ने उसको जिन्नात वाली हवेली मशहूर किया हुआ है, पता नहीं कोई ख़रीदता है या नहीं ख़रीदता, इसलिए उसने मुझे सस्ती दे दी। हमारे घर के नीचे वाले सारे कमरे हमने सेट नहीं किए थे। सामने वाले जो थे, काफ़ी बड़े बड़े जो कमरे थे, वो हमने अपने लिए सेट कर लिए थे, कुछ नीचे वाले भी। लेकिन जो ऊपर का पोर्शन था उसमें भी तीनों अतराफ में कमरे थे। दरमियान में जो सहन था बहुत बड़ा, उसके बीच में एक बड़ा सा दरख्त लगा हुआ था। लेकिन जब आप ऊपर सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं तो ऊपर भी कतार के अंदर तीनों अतराफ जो कमरे बने हुए थे, उनके दोनों अतराफ में जो कोनों वाले, यानी कि लेफ्ट साइड के अंदर भी एक लाइन थी, राइट साइड के अंदर भी एक लाइन थी, उनके जितने भी वो कमरे बने हुए थे वो तकरीबन सारे बंद थे। 15-17 के करीब कमरे ऊपर होंगे, इतना ही नीचे होंगे। उनके लकड़ी के दरवाजे थे जो
सिंगल नहीं डबल दरवाज़ा होता है। पिछले दौर में डबल दरवाजे बनाए जाते थे और वो सारे उनको लकड़ी के वो जो दरवाजे थे, एक लोहे की चेन लगी हुई थी, जो चेन ऊपर बंद कर दी जाती थी। उस दौर का स्टाइल यही था। तो उन दरवाज़ों को हमने बंद ही रहने दिया था, उनको खोलते भी नहीं थे, उस तरफ जाते भी नहीं थे, लेकिन कोने के कुछ जो दरवाजे थे उनकी चेन खुली होती थी, यानी कोई अगर उनको अंदर खोल के जाना चाहे तो वो जा सकता था। और एक ऐसा दरवाज़ा भी था बिल्कुल लास्ट में जो आधा खुला हुआ भी था और कमरे में घुप अंधेरा सा होता था। उसको कभी हमने इस्तेमाल भी नहीं किया था, काफ़ी अरसे से बंद पड़ी हुई थी। जो रिहाइश के लिए कमरे हमने साफ़ किए थे, उनके जाले वगैरह हटाए थे, वहाँ पे हम रह रहे थे। लेकिन वो जो लास्ट का एक कमरा था, राहील कहते हैं कि मेरा भी दिल करता था मैं कभी उसके अंदर झांकूं, और एक दफ़ा दिन के टाइम में मैं गया भी था। उसका एक दरवाज़ा बंद था और एक दरवाज़ा इतना खुला हुआ था कि कोई भी आसानी से उसके अंदर दाखिल हो सकता, लेकिन वो फंस गया था, मज़ीद नहीं खुल सकता था। जिस जगह पे खुला हुआ था मट्टी इस अंदाज में जम गई थी कि वो जाम हो गया था, बस कोई भी अंदर दाखिल होना चाहता तो दाखिल हो सकता। और एक दिन मैं ऐसे ऊपर ही फिर रहा था तो मैंने उसके अंदर देखा, अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। हमारे शब रोज़ उस हवेली के अंदर गुजर रहे थे कि मेरी दोनों बहनें, बड़ी शाजिया जिसकी उम्र 12 साल और शब्बाना जिसकी उम्र 10 साल थी, वो खेलती कूदती उस हवेली के अंदर, स्कूलों के अंदर उनका दाखिला करा दिया गया था, वो पढ़ भी रही थीं और उस हवेली के अंदर भागती कूदती इधर उधर जाती रहती। एक दिन शब्बाना और शाजिया, शाम का टाइम, राहील कहते हैं मैं भी घर पे नहीं था, अब्बू वैसे ही जॉब पे थे, काम पे थे, अम्मी घर पे थी, खाना वगैरह बना रही थी कि शाजिया और शब्बाना दोनों खेल रही थी, छुपन छुपाई, छुपती फिर रही थी और एक छुप जाती दूसरी उसको ढूंढती। वो दोनों खेलती खेलती एक दूसरे को छुपन छुपाए भागती फिरती कि मैं उस वक्त घर के अंदर दाखिल ही हुआ। मेरी निगाह पड़ी, वो दोनों छुपन छुपाई खेल रही थी। मैं थका हुआ था, बाहर से आया, मैं अपने कमरे में चला गया। अम्मी को आवाज़ें थीं, वो किचन में थीं। मैंने कहा अम्मी भूख लगी है। कहती है बस खाना तैयार होने ही लगा है, मैं देती हूँ। मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, शायद आधा घंटा ही मुझे हुआ था कि एकदम से मेरे कानों में एक चीख की आवाज़ आई। जैसे ही मैंने चीख सुनी तो ये चीख किसी और की नहीं, मेरी छोटी बहन शब्बाना की चीख थी। मैं फौरी तौर पे अपने बिस्तर से छलांग मार कर उठकर खड़ा हो गया और जैसे ही कमरे से तेज़ी से बाहर निकला तो मेरी अम्मी भी किचन से निकल आई थी। शब्बाना की आवाज़ जो उसने खौफ के मारे एक ज़ोरदार चीख मारी थी और ये आवाज़ ऊपर से आ रही थी। मैं और अम्मी भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चले गए। ऊपर वाले पोर्शन में जाके एकदम से हम दोनों ने आवाज़ें देनी शुरू कर दी, शबाना शबाना। अब वो ऊपर का मंजर इस तरह का था कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाते थे तो एक पूरी सीधी लाइन थी और उनके दोनों कोनों पे कमरे थे, आप उधर भी मुड़ जाते उधर भी मुड़ जाते। तो लेफ्ट साइड का जो कोना था वहाँ पे हमें शाजिया खड़ी नज़र आई और हमें जैसे ही शाजिया नज़र आई, मैं और अम्मी भागते हुए शाजिया की तरफ गए और जैसे ही आगे गए तो देखा बिल्कुल वो जो कोने वाला दरवाज़ा था जो आधा खुला होता था आधा बंद होता था, उसके बिल्कुल सामने शब्बाना बेहोश पड़ी थी। मैं भागता हुआ आगे गया, जल्दी से शबाना को मैंने उठा लिया, वो नीचे फर्श पर पड़ी थी। अम्मी भी परेशान हो गई। उसको उठाकर भागते हुए हम सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ गए। शाजिया भी हमारे पीछे पीछे आ गई। मैंने शाजिया से पूछा क्या हुआ था, क्या हुआ है इसको? तो वो बोली भाई हम छुपन छुपाई खेल रहे थे, अब छुपने की बारी शबाना की थी। मैं इसे ढूंढती फिर रही थी कि एकदम से मेरे भी कानों में एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई और मैं समझ गई कि ये इस तरफ छुपी है। मैं भागती हुई जब उधर गई तो ये नीचे ज़मीन पर पड़ी थी, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं मालूम। अम्मी और मैं उसको बिस्तर पर लेटाकर होश में लाने की कोशिश करते रहे। थोड़ी देर के बाद आखिरकार शब्बाना होश में आ गई। जैसे ही उसने आंखें खोली उसकी आंखों में एक बेइंतहा खौफ था। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अम्मी और मुझे ऐसे देख रही थी जैसे हम इंसान नहीं कोई और मखलूक हो और उसी लम्हे उसने फिर से चीखें मारनी शुरू कर दी।
हम दोनों परेशान हो गए, एक दूसरे की तरफ देखना शुरू हो गए कि इसको क्या हुआ, ये हमें देख के इतना क्यों डर रही है। और हम फिर से उस चीखती बच्ची को चुप कराने की कोशिश करने लगे कि थोड़ी देर तक वो चुप हो गई और उसकी आंखें इस तरह हैरत से फैल गईं कि हमें फिर से लगा जैसे हमारे पीछे कोई खड़ा हो और वो उसको देख रही हो। जिस तरह मैं और अम्मी उसके सामने थे तो हमारे बीच में वो इस अंदाज में देख रही थी जैसे हमारे पीछे कोई हो। और उसी लम्हे मैंने और अम्मी ने पीछे मुड़कर देखा।